नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। कल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदाता अपने नेता को चुनेंगे। इस चरण में 586 उम्मीदवार मैदान में हैं और इन सबकी किस्मत कल उत्तर प्रदेश के मतदाता लिखेंगे। वैसे देखा जाए तो 9 जिलों की 55 सीटों पर प्रमुख मुकाबला भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच है, लेकिन बसपा और कांग्रेस के भी जो लड़ाई से इसको हटाया नहीं जा सकता, नकारा नहीं जा सकता। वजह यह है कि मुस्लिम बाहुल्य मतदाताओं के साथ साथ दलित वोटर्स की भी इन 55 विधानसभा सीटों में अच्छी खासी संख्या है। वहीं सबसे खास बात, इस बार कांग्रेस पार्टी सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और इस बार प्रियंका गांधी ने आधी आबादी का मुद्दा खूब जोर शोर से उठाया है, जिसे साइलेंट वोटर भी कहा जाता है। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में इस इलाके की 11 संसदीय सीटों में 7 सीटें पर जो था बसपा सपा गठबंधन ने जीत दर्ज की थी। इनमें से 4 सीटें सहारनपुर, नगीना, बिजनौर और अमरोहा में बसपा ने जीत दर्ज की थी, जबकि 3 सीटें मुरादाबाद, संभल और रामपुर में सपा ने जीत दर्ज की। इससे एक बात साफ है कि इस गढ़ में मुस्लिम, जाट और दलित मतदाताओं के गठजोड़ का फॉर्मूला कामयाब हुआ है। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों की अलग अलग किस्मत जो है वो आजमा रहे हैं, लेकिन सपा ने आरएलडी के साथ गठबंधन कर रखा था। वहीं बसपा ने इस इलाके की ज्यादातर सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। तो कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएम ने भी मुस्लिमों पर दांव लगाया है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो एआईएम के चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी के बयान को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भारत शरीयत के हिसाब से नहीं, संविधान के हिसाब से ही चलेगा। दरअसल शनिवार को एआईएम के नेता ने कहा था, इंशाअल्लाह एक दिन हिजाबी प्रधानमंत्री बनेगी। जो हिजाब का प्रकरण इन दिनों चल रहा है उसको लेकर ओवैसी ने कहा कि हिजाबी प्रधानमंत्री बनेगी। ओवैसी के इस बयान पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि गजवाए हिंद का सपना देखने वाले तालिबानी सोच के मजहबी उन्मादी ये बात गांठ बांध लें, वो रहें या ना रहें, भारत शरीयत के हिसाब से नहीं, संविधान के हिसाब से ही चलेगा। जय श्री राम। अब सवाल यह उठता है कि सीएम योगी का ओवैसी पर यह हमला ओवैसी को लड़ाई में ला सकता है। इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान भी जुड़ेंगे और फिलहाल जो है हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रदीप सिंह जुड़ गए हैं और बिलाल जी जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और बीजेपी से हमारे साथ एसएन सिंह जुड़ गए हैं। एसएन सिंह, स्वागत है आपका। प्रदीप जी, आपका भी स्वागत है। और बल्ली जुड़ गए, बीएसपी प्रवक्ता हैं। बलबीर जी, आपका भी स्वागत है। और किसान नेता सवित मलिक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सवित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत एसएन सिंह जी आप ही से करेंगे। अब जो ओवैसी ने जो कहा, हालांकि जो कहा उसको लेकर तमाम नेता बयान दे रहे हैं, उसी बयान में अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी प्रतिक्रिया दे दी है। क्या देखें जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट के जरिए ओवैसी पर हमला बोला है? क्या ओवैसी को लड़ाई में लाने की कोशिश है बीजेपी की? इस तरह से हम देखें, क्योंकि जो दूसरे चरण में चुनाव होने हैं 9 जिलों में 55 सीटों पर, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र माने जाते हैं और मुस्लिम वोटों का अगर बिखराव होता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इससे फायदा पहुंचेगा। और उसी कड़ी में देखें तो बहुजन समाज पार्टी और ओवैसी ने तमाम सीटों से मुस्लिम प्रत्याशियों को खड़ा किया है। एसएन सिंह, देखिए, भारतीय जनता पार्टी फाउंडेशन डे से एक लोकतांत्रिक और मर्यादित राष्ट्रवादी पार्टी है जो संपूर्ण राष्ट्र की परिकल्पना में जीती है, जो सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास की बात करती है और इसी के नारे को बुलंद करती है। लेकिन जब एक संस्थान में आप जाते हैं
और वहां की चीजों को आप नहीं मानते हैं और उसके साथ लाखों लोग अलग अलग शहरों से सड़क पर आ जाते हैं, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बयान उस पर था। आप देखिए, एक डॉक्टर जो होता है वो किसी जाति धर्म का हो, लेकिन वहां का जो पोशाक होता है उसको धारण करता है। इसी तरह जुडिशरी में आप जाएंगे तो जज अपना पोशाक धारण करता है, एडवोकेट अपना पोशाक धारण करता है। और पहले भी आप देखे होंगे, पुरातन सभ्यता में चले जाइए, चाहे राजा के घर का लड़का हो या गरीब का, दोनों जब जाते थे विद्यालय में पढ़ने तो बलकल वस्त्र धारण करते थे और राजा कोई आपत्ति नहीं होती थी कि इतना सूती और साधारण वस्त्र हम क्यों धारण कर रहे हैं, और गरीब को भी नहीं आपत्ति होती थी। संस्थानों के जो नियम कायदे कानून होते हैं उसको सबको मानना चाहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। निजी जीवन में जो है आप किसी भी तरह के वस्त्र धारण कर सकते हैं, कैसे भी जीवन जी सकते हैं। और भारत जो है कई धर्मों का देश है, लोकतांत्रिक और मर्यादित तरीके से आप बिना हानि पहुंचाए अपने धर्म का अनुपालन कर सकते हैं। लेकिन आप देखे होंगे, कल एक दीपक नाम का लड़का एक छोटा सा पोस्ट डालता है और 20 लोग चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर देते हैं कर्नाटक में। उस पे एक बार भी किसी शांति दूत का बयान नहीं होता आता है। जब इस तरह की घटना होती है तो भारतीय जनता पार्टी पुरजोर विरोध करती है, और आपके चैनल के माध्यम से भी हम इसका विरोध करते हैं। हम सभी भाई हैं, भारत में सबको समानता का अधिकार है, सब मिलजुल कर एक साथ रह सकते हैं। लेकिन जो कोई भी संस्थान अगर कानून बना रहा है तो उसको मर्यादित तरीके से सबको पालन करना चाहिए और आग में घी डालने का कार्य नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, आप देखें उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात कर लिया जाए, 5 साल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किया, जो सड़क दिया सबके लिए दिया, जो 42 लाख आवास उत्तर प्रदेश में दिया वो सबके लिए दिया, उसमें 2.5 करोड़ शौचालय दिया वो सभी के लिए था, किसी जात के लिए नहीं था। अपने समय में बोलिएगा, आदरणीय अपने समय में आप बोलिएगा, डिबेट की मर्यादा को बनाए रखिए। एसएन सिंह जी भी सहारनपुर में पहुंचकर, देवबंद में पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आक्रामक हो जाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, वो ये बोलते हैं कि इस बार महाराणा प्रताप और आतंकियों के बीच मुकाबला है, इसे कैसे देखें? देखिए, उसको ऐसे देख सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश का फाउंडेशन डे है उस दिन आप पाकिस्तान का नाम कौन लेता है? जिस दिन सरदार पटेल जी की जयंती है उस दिन जिन्ना का नाम कौन लेता है? आप देखिए, हमारे जो हिंदू मंदिर थे वो भारत का कोई नहीं तोड़ा, मुझे लग रहा कि मेरे मुस्लिम भाई भी नहीं तोड़े, वो हमारे भाई है। लेकिन अगर विदेशी तो फिर ये आतंकी कौन है? तो फिर ये जो गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकियों का इस्तेमाल किया कि आतंकी बनाम महाराणा प्रताप की लड़ाई है, चूंकि क्षत्रिय बहुल वो इलाका है देवबंद, शत्रु की अच्छी खासी तादाद है, तो महाराणा प्रताप आतंकी शुरू हो जाता है। फिर आप कहते हैं उसको पाकिस्तान से जोड़ा जा रहा है, ये कैसी बात हुई? जो जिस देश में रहते हैं उस देश के धरती का उपयोग करते हैं, उसके संसाधनों का उपयोग करते हैं। तो आपका कहना है कि देवबंद में आतंकी रहते हैं, तो आपका कहना है सहारनपुर देवबंद में आतंकी रहते हैं? आप नहीं सुनेंगे तो किसी और से पूछ लीजिए। नहीं, आप ही से सवाल है ना, देवबंद में क्या आतंकी रहते हैं, ये माने तो आपको सुनना पड़ेगा ना। जी जी, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। तो घुमाइए एसएन सिंह जी, बात को उधर उधर मत घुमाइए, जो सवाल है उस पर जवाब दीजिए। की धरती पर रहकर और जो वंदे मातरम नहीं बोलकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा बुलंद करता है वो आतंकवादी है। और कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सारे भाई भाई हैं, जो भारत में रह के भारत की गौरव, भारत की राष्ट्र रक्षा में साथ देता है वो भाई है। ठीक है भाई, ठीक है एसएन सिंह जी, आएंगे आपके पास, हमारा दुश्मन। ठीक है। प्रदीप सिंह हमारे साथ बने हुए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रदीप जी, जहां कांग्रेस पिछले कई वर्षों से सारी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ती थी, इस बार प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने कंधों पर उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी ले रखी है और 403 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारा है और खासतौर पर आधी आबादी का जिक्र लगातार कर रही हैं, अपने मैनिफेस्टो में उसको शामिल किया गया है। तो आधी आबादी जो है साइलेंट वोटर कहा जाता है। क्या लगता है इसका नुकसान किन पार्टियों को पहुंच रहा है? अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती चुनावों में, इस बार वोटों को बिखराव देखेंगे जो पहले नहीं होता था? देखिए, जब कांग्रेस पार्टी देश की आधी आबादी के लिए
40% का राजनीतिक रिजर्वेशन की बात करती है, 40% की राजनीतिक हिस्सेदारी की बात करती है और करके दिखाती है, तो भारतीय जनता पार्टी की पीठ में दर्द होना स्वाभाविक है। हमें कहते हैं जब राजनीतिक हिस्सेदारी की बात करते हैं तो एक हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, और महिला सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं कि महिला राजनीतिक रूप से सशक्त होगी, रोजगार के रूप में सशक्त होगी, तो सबसे पहले हमारा घर मजबूत होगा, और जहां फिर वो प्रदेश जिला मजबूत होगा, और प्रदेश मजबूत होगा, फिर राष्ट्र मजबूत होगा। राष्ट्र की मजबूती के लिए देश की आधी आबादी की बात कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश से हमने इसका प्रारंभ किया। हम राजनीतिक हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। हम नौकरियों में भी जो 20 लाख नौकरियों को जो हमने वादा किया है, उसमें भी हमने 40% हिस्सेदारी महिलाओं को देने की बात की है। तो अब जब हम ये कहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी बहुत शोर मचाने लगती है। इसलिए मचाने लगती है कि जैसे ही महिला सशक्त होगी, जैसे ही हमारी माताएं बहनें सशक्त होंगी, वैसे ही वो सवाल करने लगेंगी कि कुलदीप सिंह जैसे बलात्कारी अपराधियों को आप संरक्षित क्यों कर रहे हो। तो पूछने लगेंगी कि चिन्मयानंद जैसे बलात्कारी नेताओं को आप संरक्षित क्यों कर रहे हो। ये पूछने लगेंगी साक्षी महाराज जैसे लोगों को आप संरक्षित क्यों कर रहे हो। वो सवाल करने लगेंगे हाथरस की बेटी के साथ न्याय क्यों नहीं हुआ। वो सवाल करने लगेंगी बुलंदशहर की बेटी के साथ न्याय क्यों नहीं हो रहा। इन सवालों के साथ जब हमारी मातृशक्ति आगे बढ़ेगी तो इनके पास जवाब नहीं होगा। बात करती है जब इतना ही नहीं, हम इतनी बात नहीं, हम रोजगार की बात करते हैं, ये चर्बी निकालने की बात करते हैं, हम भर्ती निकालने की बात करते हैं। हम पूछना चाहते हैं, और सवाल ये चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, जहां तक की स्थिति हम पूरे 7 चरणों की स्थिति बता रहे हैं। ये सवाल होगा 72 रुपए का कड़वा तेल 250 रुपए में क्यों बिक रहा है, 100 रुपए लीटर पेट्रोल क्यों बिक रहा है, 100 में से 68 युवा आज बेरोजगार क्यों है। इन्वेस्टर आपने राजधानी में सबसे पहली स्टार्ट की थी। ठीक है, ठीक है प्रदीप जी, अब देखने वाली बात होगी ये जो जवाब आ जाना दीजिए। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कई बात कही, उसका जवाब आ जाना दीजिए। पूरी बात सुन लीजिए। और ये जिस तरीके की भाषा बोल रहे हैं, यही भारतीय जनता पार्टी के नेता है। इन्होंने किसानों को अराजक, आतंकवादी, देशद्रोही सब कुछ बताया था। और आज तो गृह मंत्री जी उत्तरांचल पहुंचते हैं और उत्तरांचल के सबसे बुजुर्ग नेता को हरीश रावत को कुत्ता कह देते हैं। इनकी भाषा का क्या कहना है, ये कौन सी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, कितनी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के अधिकार क्षेत्र में है, या ऐसी विपक्षियों को हर वो ठीक है, जनता देख रही कौन किस भाषा में बात कर रहा है, कौन अपनी भाषा की मर्यादा को लांघ रहा है। जनता सब देख रही, सब समझ रही है, और उसको कैसे जवाब देना है जनता पर छोड़ दीजिए। वापस आएंगे आपके पास, कई और खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी से बलबीर बल्ली हैं। बलबीर जी, सवाल यह है कि अगर 2019 की बात करें, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, हालांकि वो लोकसभा चुनाव था, लेकिन उसमें गठबंधन को फायदा पहुंचा। जिस क्षेत्र में दूसरे चरण में चुनाव होना है उसकी हम बात कर रहे हैं। 11 सीटों पर 7 सीटें गठबंधन के पाले में गई थी। उसमें बहुजन समाज पार्टी की जो सीटें थी वो 4 थी, समाजवादी पार्टी की 3 थी, और ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, कहा जाता है। और इस बार बहुजन समाज पार्टी ने भी तमाम सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारा है। क्या लगता है, मुस्लिम वोटर काफी अहम है इन सीटों पर? अगर वो इधर उधर शिफ्ट होता है, बढ़ता है, बिखराव होता है, तो नुकसान बसपा सपा दोनों को पहुंचेगा। नहीं, देखिए, परम आदरणीय बहन जी ने, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के संज्ञान दे दूंगी, परम आदरणीय बहन जी ने जो इस बार टिकट वितरण पर जिस तरीके से आदरणीय बहन जी पर एक एलिगेशन लगता है, खास तौर से मैं अपने व्यक्तिगत समाज विषय पर बात करना चाहूंगा कि वाल्मीकि समाज को आदरणीय बहन जी की तरफ से टिकट नहीं दिए जाते थे। तो आदरणीय बहन जी ने वाल्मीकि समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे त्यागी समाज हो, सर्व समाज को साथ लेते चलने का काम किया है। आज बीजेपी या अन्य दल, अन्य पार्टियां जो बोलते हैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये जो नारा है परम आदरणीय बहन जी का है। अब मैं आपकी जो डिबेट का जो मुद्दा है, इन्होंने जिस तरीके से, मैं बीजेपी के अपने प्रवक्ता साथी से ये पूछना चाहूंगा कि इन्होंने, देखिए, राजनीतिक चुनाव विश्लेषण पे हमारी जो बात चली वो तो है ही है, लेकिन आज एक मौका मिला है इनसे बात करने का, इनसे मुझे जवाब पूछने का कि जिस तरीके से किसान अपने धरने पर बैठे थे गाजीपुर बॉर्डर पर, और अमित वाल्मीकि को ढाल बनाकर इन्होंने वाल्मीकि समाज के लोगों को जो है जाट समाज के हमारे किसान भाइयों से लड़ाने का काम किया था। ये आप मुझे बताइए कि आज मेरठ के अंदर विपिन
विपिन मरोठिया के साथ जो है आरएसएस के गुंडों ने जो मारपीट की है, उनके साथ एक तरीके से आत्मघाती हमला किया है, क्या इसका ये कोई जवाब दे पाएंगे? मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से आज मनीषा बहन के साथ जो बर्बरता, जो उनके साथ घटना हुई, जिस तरीके से रात को 2 बजे उनको तेल छिड़ककर पुलिस के गुंडों के द्वारा जला दिया गया, आज उस परिवार की किसी को पता है कि आज उनके परिवार को भी एक जेल की तरह साये में, मतलब सीआरपीएफ रख के उनकी सुरक्षा के लिए नहीं है, आज उस परिवार को अगर एक नमक की डेली भी लेने जाना पड़ता है। ठीक है, आएंगे बलबीर जी, आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ बिलाल सब्जवारी जी बने हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आएंगे बलबीर जी, आपके पास आएंगे। सवाल है, तकनीकी कमी की खामी के कारण आपके पास बेहतर ढंग से नहीं पहुंच पा रही, आपके पास वापस आएंगे। बिलाल सब्जवारी हमारे साथ बने हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बिलाल जी, अब जो 9 जिले हैं, 55 सीटें हैं, जैसा हमने कहा 2019 की अगर बात करें लोकसभा की, तो गठबंधन जो अलायंस था समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का, उसको फायदा पहुंचा था, लेकिन इस बार दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं। दलित की संख्या भी अच्छी खासी है पश्चिमी जिन सीटों पर चुनाव होना है, कैसे देखते हैं? क्या इस बार वोटों का बिखराव होगा या जो जाति गोलबंदी है उसका असर देखने को मिलेगा? देखिए, अगर आप थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो आप ये समझ पाएंगे कि प्रथम चरण उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में काफी समय से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 58 सीटों पर आपने देखा प्रथम चरण हुआ, अब पश्चिम उत्तर प्रदेश का दूसरा पार्ट जिसमें 53 सीटों पर होगा, तो कुल मिलाकर 113 सीटें हो जाती हैं। तो टोटल पश्चिम उत्तर प्रदेश लगभग इसमें कवर हो जाता है। हालांकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में टोटल अगर आप देखें तो 134-135 सीटें हैं, लेकिन ये जो 113 सीटें जो मौजूदा चुनाव है 53 सीटों का और पिछली 58 सीटों को, अगर आप इनको जोड़ लें तो लगभग पश्चिम उत्तर प्रदेश पूरा हो जाता है। प्रथम चरण की जब आप बात करते हैं तो जो वोटिंग पैटर्न देखने को मिला और जिस तरह से और एक सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नजर आई, वो साफ दर्शाता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का माहौल क्या है और लोग किस तरह से वोट कर रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो किसानों का मुद्दा रहा, खासतौर से भारतीय किसान यूनियन की जो भूमिका रही, जो देश की यहाँ महंगाई के मुद्दे हैं, किसानों की एट्रोसिटीज हैं, जाटों का मुस्लिमों के साथ समीकरण है, साथ ही साथ और जो अदर एट्रोसिटीज हैं, चाहे वो महंगाई है, इन सब के भावों को आप अगर आप एक कलेक्टिवली, बिल्कुल किसान आंदोलन जो था उसको नकारा नहीं जा सकता। 1 साल से ज्यादा का वक्त उन्होंने बॉर्डर्स पर बिताया और पिछला चुनाव जो हुआ है और अब जो दूसरा चरण है उसमें भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जिले शामिल हैं और सबसे ज्यादा जो किसानों की संख्या उत्तर प्रदेश में आंदोलन में थी वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से थी। अब वो नाराजगी दूर हुई है या नाराजगी बनी हुई है, ये तो वो बेहतर जानते हैं। इस पर भी बात करेंगे। किसान नेता सवित मलिक हमारे साथ बने, उनके पास भी आएंगे, उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुकें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। जहां जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। क्या मेरे शेर, जल्दी आउट ना हो।
प्रेडिक्ट करें क्रिकेट रिजल्ट्स और जीते लाखों। सिर्फ Sky 247 पर, कहीं भी कभी भी 24/7 एंटरटेनमेंट ओनली ऑन Sky 247। Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। सपा की इधर बीजेपी की क्यों नहीं? आम जनता बीजेपी शासन से बहुत त्रस्त है। बीजेपी से देखिए कोई भी आएगा वो जीतेगा। इस बार सपा कितना लाएगी भैया? पूर्ण बहुमत। कितना सीट लाएगी? किसको वोट देंगे भैया? वो हमारा मत है, हम अपने विचारों से हम उनको टिकट देंगे। हम पत्रकार है, पत्रकार से क्या छुपाना? किसको देंगे वोट? जो हमारे संज्ञान में उचित समझ में आएगा हम उसको मत करेंगे। बीजेपी को ही देंगे। भोपाल टाइट रहेगा? हाँ बिल्कुल रहेगा। देखिए पूरे प्रदेश के सत्ता की सियासी हलचल की पड़ताल। बात अयोध्या, मथुरा, काशी की होगी तो बात बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई की भी होगी। क्या एक बार फिर से यूपी में योगी बनेंगे उपयोगी? क्या अखिलेश की साइकिल कर पाएगी कमाल? बहन जी की हाथी क्या बनेगी सत्ता की साथी? प्रियंका की मेहनत क्या यूपी में होगी सफल? उत्तर प्रदेश के 75 जिले पर होगी के न्यूज की पैनी नजर। सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। जिसे भेजेगी विधानसभा की चौखट पर और कौन होगा विधानसभा से बाहर? किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट? नेता नहीं जनता करेगी तय। बच चुकी है रणभेरी, होने वाला है शंखनाद, बिछ गई है चुनावी बिसात। हरिद्वार से विकास खरे, मंगलोर से मैं अकील अहमद, उत्तरकाशी से अनिल रावत, कालाडूंगी से मैं रजत पंत, अनिल राणा, रासमर अग्रवाल, मैं शाहिद खान। के न्यूज इंडिया बताएगा आपको चुनाव की हर बात। सपा की इधर बीजेपी की क्यों नहीं? आम जनता बीजेपी शासन से बहुत त्रस्त है। बीजेपी से देखिए कोई भी आएगा वो जीतेगा। इस बार सपा कितना लाएगी भैया? पूर्ण बहुमत। कितना सीट लाएगी? किसको वोट देंगे भैया? वो हमारा मत है, हम अपने विचारों से हम उनको टिकट देंगे। हम पत्रकार है, पत्रकार से क्या छुपाना? किसको देंगे वोट? जो हमारे संज्ञान में उचित समझ में आएगा हम उसको मत करेंगे। बीजेपी को ही देंगे। भोपाल टाइट रहेगा? हाँ बिल्कुल रहेगा। देखिए पूरे प्रदेश के सत्ता की सियासी हलचल की पड़ताल।
बात अयोध्या, मथुरा, काशी की होगी तो बात बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई की भी होगी। क्या एक बार फिर से यूपी में योगी बनेंगे उपयोगी? क्या अखिलेश की साइकिल कर पाएगी कमाल? बहन जी की हाथी क्या बनेगी सत्ता की साथी? प्रियंका की मेहनत क्या यूपी में होगी सफल? उत्तर प्रदेश के 75 जिले पर होगी के न्यूज की पैनी नजर, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात कर रहे हैं कल होने वाले 9 जिलों की 55 सीटों की, जहां पर मुस्लिम मतदाता जो है काफी अहम माना जा रहा है तमाम सारी सीटों पर। साथ ही साथ दलित वोटर जो है उसको भी हम नकार नहीं सकते हैं। अब किसका जो समीकरण है राजनीति का वो सटीक बैठ रहा है, वोटों का बिखराव किसका फायदा पहुंचाएगा और किसको वोटों के बिखराव से मदद मिलेगी, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करें। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान बने हुए हैं, कुछ और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ सूर्यमणि रघुवंशी जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सूर्यमणि जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। साथ ही साथ हैदर अली जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। हैदर भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों ही के पास हम आएंगे, उससे पहले हमारे साथ सवित मलिक बने हुए किसान नेता हैं। सवित भाई, आप ही से सवाल है, पहले चरण में हमने देखा, अब दूसरा चरण है, जो किसान फैक्टर है काफी ज्यादा अहम है। चौहान साहब, किसान फैक्टर पहले चरण में भी हावी था और अब भी हावी है, और अब इसमें एक नया मुद्दा और जुड़ गया है। जो आशीष मिश्रा को बेल दी गई है वो किसानों को, मतलब उनके जख्मों पर नमक का काम कर रहा है। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, ये कहते थे कि हमने गुंडावाद खत्म कर दिया है, हमने प्रशासन अच्छा कर दिया है। इनके खुद के गन्ना मंत्री चुनाव में कह रहे हैं कि 40 जगह जबरदस्ती वोटिंग हुई है और वो रिपोल की मांग कर रहे हैं। थाना भवन में गन्ना मंत्री जो चुनाव हार रहे हैं वो कह रहे गुंडों ने वहां जबरदस्ती की है, लोगों को वोट नहीं डालने दिया। मतलब खुद ही जो रोज ये कहते थे कि हमने सुशासन ला दिया, अच्छा शासन दे दिया, गुंडे सब जेलों में चले गए, यहाँ पर कोई गुंडागर्दी नहीं होती, अब वो खुलेआम कह रहे हैं कि हमारे शासन में हम ही असुरक्षित हैं और हमारे बूथों पे कब्जा कर लिया, जबरदस्ती लोगों ने वोट डाल दी और 40 बूथों पे रीपोल की मांग कर रहे हैं। तो इससे पता लगता है कि कैसा इनका शासन है, कैसा ये है। लेकिन स्थिति यह है कि वो गन्ना मंत्री है और वेस्टर्न यूपी से है और खुद का अपना गन्ने का भुगतान 14 दिन में नहीं करवा पाए, तो लोगों की इतनी ज्यादा नाराजगी है कि उनको वोट नहीं मिल रहा है और ये सब लोग हड़बड़ाए हुए हैं। आप जो कल 55 सीटों की बात कर रहे हैं, 55 सीटों में सबसे अधिक संख्या में मुस्लिम भाई हैं, उसके बाद उसमें दलित हैं, उसके बाद उस क्षेत्र में यादव बहुत संख्या में हैं, और जो गठबंधन के हैं केशव देव मौर्य, वो महान दल वाले हैं, वो भी उसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो एक ऐसा समीकरण उस स्थिति में बन रहा है कि जहां पर किसान बहुसंख्या हैं और किसान उधर से बहुत सारे आंदोलन में आए, बरेली से आए, सवित भाई, जाटों की संख्या को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। नहीं, बिजनौर में, सहारनपुर में और मुरादाबाद में, संभल में, अमरोहा में, सब जगह जाटों की भी संख्या अच्छी है। और मैं बताना चाह रहा हूं कि किसान कम्युनिटी ने गाजीपुर आंदोलन पे वहां से बहुत अच्छी संख्या में लोग आए। आपको पता होगा कि बरेली और पीलीभीत से जब लोग आ रहे थे, उनको रास्ते में रोकने का प्रयास किया तो एक पुलिस कप्तान अपनी गाड़ी छोड़कर भागे थे किसानों के सामने से। ये वही क्षेत्र है। तो किसान, बीजेपी से हम पहले दिन से कह रहे हैं कि जो भी बीजेपी को हराएगा उसको वोट करेगा। तो इन 55 सीटों में से मुझे तो लगता नहीं कि बीजेपी कोई सीट जीत जाए। किसानों का आक्रोश, ये तो खैर 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तभी मालूम होगा कौन कितनी सीटें जीतता है, किसको नुकसान पहुंचता है, किसको फायदा पहुंचता है। पता है, हमने 13 महीने की ट्रेनिंग दी है किसानों को। ठीक है सवित भाई, हमको पता
है कि क्या होने ठीक है वाला समित है। भाई। अरे हम लोगों ने लाटे ये अभी आपने जो पूछा था आतंकवादी नक्सली, ये तो हर आदमी को कहते हैं। इनको देशभक्त वो लगता है जो इनका अंधभक्त होता है। ये तो हमको भी नक्सली कह रहे थे, खालिस्तानी कह रहे थे, आतंकवादी कह रहे थे। हमारे पास विदेशों से फंडिंग आ रही थी। कहाँ है भैया, कुछ बताओगे? और फिर बाद में हमेशा हाथ जोड़ कर माफी मांगते हैं कि हमसे गलती हो गई, हम समझा नहीं ठीक है समित भाई, हमारे साथ और भी मेहमान बने हुए। हैदर अली हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। हैदर भाई, आप ही से सवाल है, जहां बीजेपी का जो केंद्र का नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व है, तमाम बड़े नेता लगातार रैली कर रहे हैं, चाहे राजनाथ सिंह हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, तमाम बड़े नेता, सीएम योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव नहीं लगता आपको अकेले पड़ गए हैं? जो चुनावी प्रचार है वो समाजवादी पार्टी का बहुत थम सा गया है, कह सकते हैं बहुत सीमित दायरे में है, कहीं उसका नुकसान समाजवादी पार्टी को उठाना ना पड़ जाए? नहीं, कहीं भी ऐसा नहीं है। हर जगह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपने हरदिल अजीज नेता माननीय अखिलेश यादव जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके नाम के लिए समाजवादी पार्टी के झंडे के तले आज इन लोगों से जंग लड़ रहे हैं। और ये जो लोकतांत्रिक युद्ध है, ये समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा बहुमत से जीतने जा रही है, इसका विश्वास है। तो आपको नहीं लगता ये जो तमाम बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री इस वक्त, ये जितने बड़े नेता ये थे पिछले चुनाव तक, क्योंकि जनता इनकी वास्तविकता नहीं पहचान पाई थी। अब ये बड़े अपने मन से कितने हो, इनके वो बड़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े भय तो कब है, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। आज उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है वो गड्ढे, आज उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है अपने साथ हुए हुए छल को, आज उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है किसानों की हत्याओं को, आज उत्तर प्रदेश की जनता ने जो कोरोना काल में अपनों की लाशों को गंगा में बहाने पर मजबूर होना पड़ा था, अब वो सब। हैदर भाई, आज सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा थी आप की औरैया में, जिसे समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, और वहां पर तमाम जो लोगों की तादाद थी, एक उत्साह था। क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी का जो गढ़ है वो खुद समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है? आपने बहुत बार, हमने आपके चैनल पर भी देखा है कि जनसभाओं के बाद पौवे और नोटों के पैकेट बांटे जाते हैं। तो ये जनता जो है, जिसको आप जनता कह रहे हैं, औरैया की नहीं, आसपास से 100-150 लोग इकट्ठे करके एक बड़ा समूह दिखा दिया जाता है, जिससे ऐसा भ्रम पैदा हो, भ्रम जाल पैदा हो कि देखिए इनके जनसभा में इतनी भीड़ आई। वास्तविकता ये आपने बदायूं की जनसभा माननीय अखिलेश यादव जी की नहीं देखी। रामपुर में जो रैला माननीय अखिलेश यादव जी के पीछे वो एकदम से निकल पड़ा, वो रैला नहीं देखा। बरेली में अखिलेश यादव जी सिर्फ नाइट स्टे के लिए आते थे, लेकिन रात में भी हजारों लोग होटल के बाहर सिर्फ अपने हरदिल अजीज नेता की झलक देखने के लिए लाइन लगाकर खड़े होते थे, जबकि कोई भी जनता का कार्यक्रम नहीं था। तो ये और फिर ऐसा नहीं है भाई वो सत्ता में है, सत्ता के लोग बहका देते हैं। एक शेर मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि वो झूठ भी बोल रहा था इतने करीने से, मैं एतबार ना करता तो और क्या करता। तो जनता को इन्होंने झूठ बोल बोलकर अपने जुमले में फंसा लिया। लेकिन अब जनता समझ चुकी है कि शिकारी बड़ा खतरनाक है, यह हम लोगों को लड़ाकर हम लोगों के ऊपर राज करना चाहता है। अब इस शिकारी को इस राज से अब देखने वाली बात होगी, झूठ के जुमले हैं, सच्चाई के जुमले हैं, और जनता इस पर क्या कितना विश्वास करती है, क्या वोट करती है झूठ के जुमलों पर, या फिर उनको लगता है जुमले नहीं हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं उन्हें करके दिखाए, जनता पर छोड़ देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं, सूर्यमणि रघुवंशी। सूर्यमणि जी, आप बिजनौर से आते हैं और बिजनौर में भी कल जो है वोटिंग होनी है। अगर हम 2017 की बात करें तो वहां की 8 सीटों में 6 बीजेपी के खाते में गई थी, 2 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी, और बिजनौर भी मुस्लिम बाहुल्य है। बिजनौर की बात करें तो 40 से 50% मुस्लिम वोटर है, और बहुजन समाज पार्टी की अगर बात करें वो भी अपने कैंडिडेट को मुस्लिम प्रत्याशियों को उतार रही है। AIMM के चीफ जो हैं वो भी मुस्लिम प्रत्याशी उतार रहे हैं। क्या लगता है मुस्लिम फैक्टर कितना अहम हो गया इस बार? देखिए, मैं 2-3 बातें आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान कल होने जा रहा है, जिसमें बिजनौर जनपद की 8 सीटों सहित कुल 55 सीटों के लिए मतदान होगा। प्रथम चरण में जो 10 फरवरी को मतदान हुआ, जो ट्रेंड उसमें सेट हुआ, मुझे लगता है वही दूसरे चरण में होने जा रहा है।
पिछले 2017 के चुनाव में बिजनौर की 6 सीटों सहित भारतीय जनता पार्टी ने 55 में से 38 सीटें प्राप्त की थी और 15 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी, 2 कांग्रेस को। मुझे लगता है कि इस दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होने जा रहा है। लड़ाई त्रिकोणीय है, भारतीय जनता पार्टी, गठबंधन और बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी के साथ के पास एक बड़ा सुनहरा मौका था इस बार चुनाव में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती की निष्क्रियता के कारण शायद वो उन्होंने मौका गंवा ना दिया हो, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आप ये देखिए कि जब से बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ 1984 से, जब फांसी राम जी ने इस पार्टी को बनाया था, तब से लेकर आज तक जितने भी आम चुनाव हुए, चाहे लोकसभा के हों या विधानसभा के, पहली बार ऐसा हो रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती की रैलियां नहीं हो रही हैं। बिजनौर जनपद में एक भी रैली नहीं हुई और आसपास के जनपदों में नहीं हुई है। तो लड़ाई, मुख्य लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के बीच है। मुस्लिम फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है इस क्षेत्र में, बिजनौर जनपद में भी बहुत बड़ा फैक्टर है। और इससे भी बड़ा जो फैक्टर बन जाता है कि हम देख रहे हैं कि 2013 में जो घटनाएं हुई थी, कवाल की घटना, मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जो मुसलमान और जाट समाज के बीच दूरियां पैदा हुई थी, वो अब करीब आए हैं। पहले चरण के मतदान में हमने देखा कि मुसलमान और जाटों ने मिलकर गठबंधन को वोट किया है और इसी कारण पहले चरण में कोई भी घटना भी नहीं हो पाई। ये भी एक इसका कारण सबसे बड़ा था, जो भाईचारे वाली बात हुई थी। भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, मुझे ऐसा लगता है, निश्चित रूप से होगा। और एक बड़ा फैक्टर मुस्लिम और जाट का। और इसके साथ साथ में आपको एक चीज हम भूल रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो पुरानी पेंशन बहाल करने का जो वायदा किया है, वो बहुत बड़ा असर करने जा रहा है, खासतौर से जो कुल मिलाकर सूर्यमणि जी, आप ये मानते हैं बिजनौर की अगर खास तौर पर बात करें तो जो करिश्मा बीजेपी ने पिछली बार किया था, 8 में से 6 सीटें जीती थी, खैर वो करिश्मा तो होने वाला नहीं है, सीटें बीजेपी की कम होंगी, लेकिन वो किसके खाते में जाती हैं? जैसा आपने बताया मायावती जो है उन्होंने बिजनौर की रैली जनसभा कुछ नहीं किया, तो कह सकते हैं इस बार बहुजन समाज पार्टी को फायदा ना मिले। नहीं, मुझे तो लगता है कि मुख्य लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन को है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी सीटें बचाना मुश्किल हो रहा है, चुनौतीपूर्ण है। और उन्होंने 6 सीटें 2017 के चुनाव में जीती थी, लेकिन 1 सीट नूरपुर की उपचुनाव में गंवा दी थी। समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार वहां जीत गया था। इस समय वर्तमान में 3 समाजवादी पार्टी के विधायक है और 5 भारतीय जनता पार्टी। जो 5 सीटें हैं उनको बचाना एक बड़ी चुनौती है। लेकिन ये कह देना कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत कम है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि भारतीय मुकाबला आज भी भारतीय जनता पार्टी से ही है और उनका परंपरागत वोट उनके पास है। लेकिन जाट जो फैक्टर है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, निर्णायक भूमिका निभाने जा रहा है और चुनाव अप्रत्याशित हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि बिजनौर सहित एसएन सिंह साहब हमारे साथ बने, बीजेपी प्रवक्ता हैं। एसएन सिंह जी, अगर पिछले चुनावों की बात करें 2017 में आपकी 312 सीटें आई, अलायंस को मिला दे 325 हो गई, लेकिन जो मार्जिन था करीब 100 सीटों में मार्जिन जो था, बहुत ज्यादा वोटों का अंतर नहीं था। और अगर थोड़ा सा भी वोटर्स जो है आपका वो कम होता है, चाहे ओबीसी की बात करें, सैनी, कश्यप, ये भी बड़ी तादाद में है। मोदी की लहर थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक लोकप्रिय चेहरा है, नेता कहे जाते हैं, उनकी एक लहर भी थी, बीजेपी की लहर थी, उसका फायदा पिछले चुनावों में मिला। और किसान की जो नाराजगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रही है वो जाट, ओबीसी, क्योंकि धर्म सिंह सैनी भी जो है कल वाले जो सीटें उनमें वो भी हैं, अभी बीजेपी से वो आए हैं, मंत्री थे, समाजवादी पार्टी में आ गए। तमाम ऐसे फैक्टर हैं छोटे छोटे, वो नुकसान पहुंचा सकते हैं बीजेपी को। एसएन सिंह जी, देखिए बिल्कुल नहीं, पहले 2017 से ज्यादा अच्छी लहर है बीजेपी की। आप देखे होंगे एक परसेप्शन बना हुआ था कि अगर भारतीय, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। पहले एक परसेप्शन जो बना था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश या देश में सरकार आ जाती है तो बड़ा ही खून खराबा होगा और हालात अच्छे नहीं होंगे। 5 साल जो सरकार चली, आप देखे होंगे मुजफ्फरनगर जैसा दंगा नहीं हुआ जो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। हमारे एक किसान भाई अभी कह रहे थे मुजफ्फरनगर में जो 65 लोग मारे गए वो भी किसान थे, कोई भारत के शाह नहीं थे।
हमारे कांग्रेस के भाई कह रहे थे। हूँ मैं, कौन 65 मारा गया बताइए। आप सुनते जाइए, देखिए आप कौन सी लिस्ट है आपके पास? सुना आप सुनते जाइए, जो है मुझे आप सुनते जाइए। और मथुरा में जो 55 लोग मारे गए, रामवृक्ष यादव कांड हुआ था, आप जैसे किसान हो, अरे सुन लीजिए समित भाई, सुन लीजिए समित भाई, सुन लीजिए, सुन लीजिए समित भाई, सुन लीजिए। आप सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, हमने सबके लिए शिक्षा दिया, हमने जो सड़कें बनाई, आज देखिए मुजफ्फरनगर शिक्षा स्कूल बंद है, सुनिए, अरे सुन लीजिए, आप देखिए आज मेरठ में भारत का पहला रैपिड रेल बनने जा रहा है। इन लोगों को सुनिए, आपकी तरह ऐसा नहीं है कि हम राम भक्तों पर गोली चलवा देंगे, बैठा कर फीस दिलवा रहे। अरे सुनिए, आप जैसे बहुत चिल्ला के अभी ऐसे गद्दारों से देश नहीं चलने वाला है। पढ़ाई बर्बाद। अरे सुन लीजिए समित भाई, सुन लीजिए, और भी लोग हमारे साथ हैं। समित भाई सुन लीजिए, स्कूलों का कायाकल्प किया है हमने, हर समय बिजली दिया है, आपके समय बिजली आती नहीं थी, और आपके समय से ठीक है भाई, हैदर भाई ठीक है, जो लड़कियां एक एक करके बोलिए, उनका अपहरण कर लिया गया था। इनसे बताइए ना, ठीक है बता रहे हैं। एसएन सिंह जी, आप ही से सवाल है कि जैसे हम जाट की बात कर रहे हैं, मुस्लिम की बात कर रहे हैं, सुन लीजिए, ठीक है आपकी बात हो गई, आप ही से सवाल है। एसएन सिंह जी, आप दिल्ली जाते हो, आप किसान हो रहे हैं, अरे एक एक करके बोलिए, जानते नहीं हो, आपको कोई जानकारी है नहीं, प्लीज समित भाई, आपको भूल के दलाली डिबेट को खराब मत कीजिए। ऐसे दलालों के लिए उत्तर प्रदेश में जगह नहीं है। देखिए हमने गरीब के लिए आवास दिया, आपके समय नहीं दिया। सुनिए, हमने उसमें 2.5 करोड़ शौचालय दिया, आप लोगों की सरकारों ने नहीं दिया। हमने सबको बिजली दिया, आपके समय में क्यों नहीं दिया गया? अरे आपको ये छोटा लगता है, आपको ये छोटा लगता है। अरे आपके समय में 28, सुनिए 28, अरे आपके समय में तो इतनी लाशें बहा दी गई। सुनिए, कोरोना तो एक ऐसी घटना थी, कोरोना जो है हमारे समय में, आपके समय के बकाए हुए गन्ने मूल्य का भुगतान हुआ, बताइए। भारतीय जनता पार्टी की 10,000 करोड़ जो बकाया छोड़ के गए थे, जिनकी आप सिंचाई कर रहे हैं, 29 चीनी मिलें बेच दी गई थी, जिनके दलाली का पैसा आप ले रहे थे, जिनके ऊपर आप सवाल नहीं उठा रहे हैं। सुनिए, 1.5 लाख करोड़ गन्ने मूल्य का हमने भुगतान किया है, और आपके पापों का भी हम भर रहे हैं। सुनिए, हम ऐसा नहीं करेंगे कि केवल हज हाउस बनाएंगे, सुनिए हम हज हाउस भी बनाएंगे, और काशी कॉरिडोर, सुनिए काशी कॉरिडोर का भी विकास करेंगे। ऐसे धर्म के, सुनिए मलिक साहब, किसान बनिए, आप किसान ही नहीं है, आपको कोई जानकारी नहीं है, हम तो आतंकवादी हैं, हम तो नक्सली हैं, हम तो खालिस्तानी हैं, हम तो पाकिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, तुम भी किसान हो, जब तो ले रहे हो, जो देश में ध्रुवीकरण जब तो सुपड़ा साफ कर दिया तुम्हारा किसानों ने। मलिक साहब ऐसा ही बोलो, जब तो सुपड़ा साफ कर दिया है। अरे कौन सुपड़ा साफ कर दिया? आपके कहने से सुपड़ा साफ हो जाएगा? आप जैसे लोगों के, अरे आपको पता लग जाएगा। 58 सीटें हुई है, उसमें से 4 सीटें मिल रही है, जो दूसरे में 55 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आ रही है। 55 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आ रही है, लिख लीजिए। पर्ची पे सरकार नहीं चलाई है, हमने परिवार का नहीं बनाया, हमारी पुलिस भैंस खोजने में नहीं हमने लगाया है। और सुनिए, अरे तो भैंस चोरी वाले, जो भैंस चोरी बकरी चोरी वाले, उनको जेल में डाल देते हैं। जो किसानों को कुचल डालता है, उसको आप लोग जमानत दिलवा देते हैं। जो भैंस चोरी बकरी चोरी छोटे आरोपों में अभी भी जेल काट रहे हैं, और जो किसानों को कुचल कर उनकी जान ले रहे हैं, उनको बेल मिल रही है। अजब है ये देश। ठीक है, समय का अभाव है, हम सीधे बिलाल भाई के पास आएंगे। बिलाल भाई, अगर हम जाट नेताओं, जाटों की बात करें, जाटों की संख्या भी ठीक ठाक है जहां कल वोटिंग होनी है। मुस्लिम फैक्टर तो है ही, लेकिन साथ ही साथ जो लोधी और कुर्मी समाज है उसका भी काफी वोट बैंक है। अगर पिछले चुनावों की बात करें, जिस तरह से बीजेपी को जीत मिली, तो उसमें सबकी भूमिका अहम रही है। अगर थोड़ा थोड़ा वोट कहीं ना कहीं तमाम सारे मुद्दों को लेकर नाराजगी होती है और शिफ्ट होता है, तो बीजेपी को नुकसान तो होगा, इसमें हम इसको नकार नहीं सकते। ठीक है भाई, समय का अभाव है। बिलाल भाई, आपसे सवाल है।
का विकास हो तो आपको तकलीफ है, लेकिन है आपको में तकलीफ नहीं है। आप सुनिए, अगर राम बातों पे गोली चले आपको तकलीफ नहीं है। देखिए आपकी आवाज नहीं आ रही, तकलीफ नहीं है। इन लोगों को ठीक है, हम चाहेंगे इनके जो ऑडियो इनको म्यूट कर दिया जाए ताकि बिलाल भाई की आवाज उन तक पहुंच पाए। आप इन लोगों को म्यूट नहीं करेंगे, मैं अपनी बात नहीं रख पाऊंगा। ये म्यूट हो गया उनके ऑडियो। बिलाल जी अपनी बात कहिए। नंबर 2, if as a moderator it is your responsibility to conduct a debate in a balanced form। बिल्कुल। अगर यहाँ पर मुर्गे लड़ते रहेंगे तो पॉलिटिकल एनालिस्ट कैसे अपनी बात रखेगा? अपने सहयोगी से कहना चाहेंगे जो एक और आवाज आ रही है उसको म्यूट किया जाए। देखिए अगर आप ठीक है, एसएन सिंह जी की आवाज म्यूट करें क्योंकि बहुत समय आपको दे दिया है, अब बाकी लोगों को मौका दीजिए। देने दिए रहते, जब सब देखिए तो सबके बीच में बोलेंगे। दे दिया है एसएन सिंह जी, बहुत मौका दिया आपने, आपने पूरी बात कही। आपने ये भी कहा 55 सीटें बीजेपी जीत रही है। ठीक है, जीत रही है। इनको म्यूट कीजिए आप, जब तक ये आप म्यूट नहीं करेंगे। हमने सहयोगी से कहेंगे इनकी आवाज म्यूट करिए बाकी लोगों की, ताकि समय का अभाव है। बिलाल जी की प्रतिक्रिया जो है बेहद जरूरी है, चूंकि राजनीतिक विश्लेषक हैं, इनको अच्छी खासी समझ है जहां कल वोटिंग होनी है। बिलाल जी अपनी बात कहिए। मुर्गा लड़ाने से इस डिबेट में कोई फायदा नहीं होने जा रहा। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को खास तौर से बताना देना चाहता हूं, जो यहाँ पर बार बार इंटरफेयर कर रहे हैं और एक असभ्य भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। बार बार लोगों पर, दूसरे पैनलिस्ट पर आतंकवादी होने का आरोप लगाते हैं, देशद्रोही होने का। अरे बिलाल जी, गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे हैं कि महाराणा प्रताप और आतंकियों के बीच का चुनाव है। इस देश का आतंकवादी वो है जिसने गांधी की हत्या की थी। इस देश का आतंकवादी वो है जो गोडसे की नारे लगाता है। इस देश का आतंकवादी वो है जो किसानों को खालिस्तानी बताता है। इस देश का आतंकवादी इस देश का आतंकवादी वो है जो धर्म की आड़ में सांप्रदायिकता फैलाता है। इस देश का आतंकवादी वो है जो इस तरह के लोगों का पक्ष रखता है। इस देश का आतंकवादी वो है जो असभ्य भाषा का इस्तेमाल करता है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि खामोशी सुन लीजिए। अदरवाइज एज ए पैनलिस्ट मेरा खामोखा आपसे झगड़ा होगा। अरे एसएन सिंह जी, वो बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है। बिलाल भाई बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, वो निष्पक्ष है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। वो जो बात कह रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। बिलाल भाई अपनी बात पूरी कीजिए। मैं बीजेपी के प्रवक्ता पे हमला नहीं कर रहा, मैं भाषा पे हमला कर रहा हूं। हाँ, तो मैं इस आतंकवादी की परिभाषा को पूर्ण कर देना चाहता हूं जो एक तरफा बोली जा रही है। अब रहा सवाल दूसरे चरण का, देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश का पूरा चुनाव एंटी इनकम्बेंसी का शिकार है। अगर आप 2017 का चुनाव देखें तो जिसमें प्रथम चरण में जो लीड ले लेता है, उस लीड को आखिरी तक मेंटेन करना हर आदमी के बस की बात नहीं होती है। इसलिए जो प्रथम चरण में लीड ले लेगा तो उसका बहुत ज्यादा एडवांटेज पूरे चुनाव पे नजर आएगा। भारतीय जनता पार्टी इस प्रथम चरण में मुझे लगता है बहुत ज्यादा लैग कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इसे अंतिम चरण तक मेंटेन रखना। और भारतीय जनता पार्टी को इस पूरे चुनाव के अंदर मेरे को मिनिमम 100 सीट का नुकसान होता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि चुनाव एंटी इनकम्बेंसी का शिकार हो गया है और चुनाव के अंदर जो सांप्रदायिकता का तड़का लगाने की कोशिश कर रही थी जो शक्तियां, उसकी वो दाल नहीं गल पा रही है। चुनाव एट्रोसिटीज पे लड़ा जा रहा है, चुनाव किसानों के मुद्दों पे लड़ा जा रहा है, चुनाव बेरोजगारी पे लड़ा जा रहा है, चुनाव महंगाई पे लड़ा जा रहा है, चुनाव किसानों के बिल पे लड़ा जा रहा है, चुनाव जो किसानों की शहादत हुई दिल्ली के अंदर उस इशू पर लड़ा जा रहा है कि चुनाव। बिलाल भाई समय कम है, जानना चाहेंगे आपसे कि जो वोटों का बिखराव होता है, अगर वोटों का बिखराव होता है तो उससे क्या बीजेपी को फायदा पहुंचेगा? चुनाव में बिखराव नहीं हो रहा, चुनाव टोटली बाइपोलर हो रहा है। इससे पहले जो मेरे प्रवक्ता बोल रहे थे कि चुनाव ट्रायंगुलर है और फिर बाद में वो ये कहने लगे थे कि बसपा कहीं भी नजर नहीं आती। अगर बसपा कहीं नजर नहीं आती फिर ट्रायंगुलर कैसे हो जाएगा चुनाव? नहीं बिलाल भाई, उन्होंने बिजनौर की बात की थी, बिजनौर में खासकर बिजनौर की बात की। कहीं भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में ट्रायंगुलर चुनाव नहीं है, भाई सीधा कंट्रास्ट चुनाव है। गठबंधन नाम भारतीय जनता पार्टी के बीच का चुनाव है और ये रिपोर्ट आपके चैनल के माध्यम से भी सभी डिस्ट्रिक्ट से, सभी शहरों से मैंने खुद प्राप्त किए हैं। जिस दिन चुनाव हो रहा था तो ग्राउंड रिपोर्टिंग यही कहती है कि चुनाव बाइपोलर है, गठबंधन नाम भारतीय जनता पार्टी। तो कह सकते हैं जो मुस्लिम कैंडिडेट बहुजन समाज पार्टी ने उतारे हैं, AIM ने उतारे हैं, उसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो एम फैक्टर काफी प्रभावी होने वाला है
जो कल वोटिंग होनी है, वो मुख्य मुकाबला जो है मुस्लिम वोटर समझदार है कि हमें कहां वोट करना है, हम ये माने? देखिए, माइनॉरिटीज का जहां तक सवाल है, माइनॉरिटीज एंड ब्लॉक गठबंधन को वोट कर रहा है। और जहां तक इंडिविजुअल की बात है, कोई भी बहुजन समाजवादी पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवार को भी मुसलमान नहीं मिल रहा। मैं बहुत ही जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं आपको। और रहा सवाल, क्योंकि गठबंधन का जो इक्वेशन है वो बहुत ज्यादा मजबूत है, कहीं बिल्कुल। और जो किसान आंदोलन हुआ है उसमें अगर थोड़ा हम अगर ये मान लें कि 10% भी किसान अगर नाराज होते हैं, 10% पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, वो एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं बीजेपी की कम सीटों को लेकर। हम तो ये नहीं कहेंगे कितनी सीटें हार रहे हैं कितनी नहीं, लेकिन बीजेपी को नुकसान हो रहा है, ये नजर आ रहा है जो समीकरण बन रहे हैं। अब बीजेपी की कोशिश है कितनी सीटें हम बचा पाए। पिछले चुनाव में जो करिश्मा किया था वो तो नहीं लग रहा है इस बार होगा, लेकिन जुग्गत है, कोशिश है, कैसे लड़ाई बेहतर हो, मुकाबला कड़ा हो, देखने वाली बात हो कि कौन कितना फायदा उठा पाता है। फिलहाल के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज का मुद्दा में बात कर रहे थे, कल 9 जिलों की 55 सीटों पर जो वोटिंग होनी है, क्या समीकरण बन रहे हैं। मुस्लिम बाहुल्य चूंकि क्षेत्र है इस बार जो वोटिंग कल होनी है, साथ ही दलित फैक्टर भी काफी अहम है, कौन कितना फायदा उठा पाता है, कि जातियों की गोलबंदी असर डालती, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी किचन किंग मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। जहां जाए रिश्ते बनाएं।